हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम जो यूनिट डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट 1 एंड टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये टर्म ही समझना होगा, राइट? तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। हमारे अर्थ पर कितने सारे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स ये सब रह रहे हैं। ठीक है, सभी के अंदर लाइफ है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ना, लाइफ क्या है। सभी के अंदर लाइफ है और सारे एक साथ रह रहे हैं। तो उन सब की जो स्टडी है वो एक साथ कैसे रह रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, so biodiversity refers to the number and variety of organism present on the earth। अच्छा, टोटल नंबर है कितने हमारे? अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टोटल नंबर जो स्पीशीज अभी तक हैं वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। और ये जो डेटा है ये दिया हुआ है IUCN ने। ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन टोटल स्पीशीज अवेलेबल है। यहाँ हम इसे कह सकते हैं 17 से लेके 18 लाख तक टोटल स्पीशीज अर्थ पर प्रेजेंट है। IUCN का क्या फुल फॉर्म है? IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो ये डेटा निकालता है कि कितनी स्पीशीज हैं। ऑल्दो ये स्पीशीज बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं, मगर अभी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है हमें वही याद करना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। सो दे ऑल टुगेदर मेक अ नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ विच इज जनरली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जितनी भी स्पीशीज रह रही हैं अर्थ पर वो एक नेचुरल डाइवर्सिटी बनाती हैं और सारी एक दूसरे को पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर। ठीक है, तो एक नेचुरल डाइवर्सिटी बनाकर वो आपस में आराम से रह रही होती हैं। तो उनकी स्टडी जो हमें करनी है वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इतने सारे स्पीशीज हैं मदर अर्थ पर, तो उनको स्टडी हम कैसे करेंगे? हैफाजार्ड वे में तो कर नहीं पाएंगे, तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, वो बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी में कितनी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी होती हैं, या फिर डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ए नंबर वाले पहले होंगे, ठीक है, ए अल्फाबेट वाले, देन बी, देन सी, लाइक दिस। एंड लाइब्रेरी की बुक्स भी, साइंस की बुक का एक सेक्शन है, आर्ट्स की बुक का एक सेक्शन है। तो हमें उस जिस बुक को हमें देखना है, पढ़ना है, उसे निकालना हमें आसान हो जाता है। हम उसको फटाफट से वहां से एक सिस्टम फॉलो करते हैं और हम अपनी बुक को ले पाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें जितनी भी स्पीशीज हैं अर्थ पर उनको स्टडी करना है तो उसका एक नॉमेनक्लेचर यानी उनको एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा और एक सिस्टम से देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उन्हें नाम देंगे, एक सिस्टम से देंगे, उनके करैक्टरिस्टिक के आधार पर देंगे, तो हमें उनको स्टडी करना आसान होता है। तो इसी चीज के लिए ये जो साइंटिस्ट हैं कार्ल लिनियस, इन्होंने इस पर काफी काम किया और सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए इन्होंने अपने कई सारी बुक्स भी लिखी और इसीलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कार्ल लिनियस एक्चुअली इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने 2 बुक्स लिखी। एक बुक लिखी उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी, दिस इज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए हमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं और उनका नामकरण कैसे होगा, और सिस्टेमा प्लांटेनम, दिस इज फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का क्या मतलब है? यानी 2। बाई मतलब 2। हमें किसी भी चीज का नाम देना है तो उसमें 2 नाम होंगे, उन दोनों नाम को इकट्ठा लेकर चलेंगे और तब हम किसी चीज का नेमिंग कर सकते हैं। ये इन्होंने रूल बुक में बहुत प्रॉपरली मैनेज किया और वही आजकल सभी लोग
एक्सेप्ट करते हैं और उसी नेमिंग को यूज करके किसी भी चीज का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और दिस इज द रीजन कार्ल लिनियस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? हम डिस्कस कर चुके हैं, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो नॉमेनक्लेचर दो तरीके के हैं, एक तो है वर्नैकुलर, वर्नैकुलर यानी कॉमन नेम, एंड अदर इज साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम जैसे कि आपका, हमारा, हम लोगों का घर का अपना, जब पैदा होता है कोई नया बच्चा तो पेरेंट्स अपना घर का नाम रख देते हैं, दैट इज कॉमन नेम। लेकिन जब हम स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसमें हमारा सरनेम भी होगा, हमारा प्रॉपर नाम होगा, तो वो हो गया साइंटिफिक नेम। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो कॉमन नेम तो क्योंकि कॉमन नेम कईयों के हो सकते हैं और उस कॉमन नेम को हम आगे तक नहीं लेके जा सकते, अपनी 10th की मार्कशीट में नहीं लिखते हैं अपने घर के नाम को, है ना। तो कॉमन नेम आपका लोकल नेम हो गया। साइंटिफिक नेम एक ऐसा नाम है जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड सारे जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, वो उस पर्टिकुलर प्लांट को, बैक्टीरिया को, एनिमल को उसी नाम से जानेंगे। ठीक है। सो लोकल लैंग्वेज एक्चुअली यूज्ड इन, लोकल नाम जो है वो लोकल लैंग्वेज में होता है, ये मैंने आपको बता दिया, और वहाँ के लोकल पीपल के लिए इजी है। लेकिन अगर मैं यहाँ का यानी इंडिया में अगर हम किसी चीज़ का नाम कुछ ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्याज, जैसे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, दिल्ली में प्याज कहते हैं अनियन को, तो चाइना में तो ज़रूरी नहीं है ना प्याज कहते होंगे, वहाँ पर उनकी अपनी मदर टंग में बोलेंगे जो भी नाम है, रशिया में अपनी मदर टंग में बोलेंगे, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिस लैंग्वेज को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाए और वहाँ पर हम एक ही चीज का नाम दें और वो सारे वर्ड के लोग पहचान लें कि हाँ ये इसका नाम है। तो लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि फॉर मैनी स्पीशीज सिंगल लोकल नेम इज ऑफन यूज्ड। बहुत सारे स्पीशीज के लिए एक ही लोकल नेम हो सकता है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एंड लोकल नेम समटाइम लीड टू इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, राइट, और चलो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम उन चीज़ों को बुलाएंगे। तो किसी बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रूट्स का नाम एक हो सकता है, ठीक है, जो दूसरी जगह पर नहीं होगा। तो इसीलिए लोकल लैंग्वेज को छोड़कर कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए गए फॉर नॉमेनक्लेचर। तो यूनिवर्सल रूल में कौन सी भाषा लेनी चाहिए? किसी एक कंट्री की अगर भाषा लेंगे तो दिक्कत है कि भाई वो दूसरे कंट्री में यूज़ नहीं होती है, या फिर किसी भी एक कंट्री की लैंग्वेज के कई सारे सिनोनिम भी हो सकते हैं। जैसे हिंदी में किसी भी एक वर्ड का कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं, इंग्लिश में एक किसी वर्ड के कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं, यानी उसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। तो इस केस को, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया है फॉर द क्लासिफिकेशन और यूज़ करने के लिए फॉर नॉमेनक्लेचर पर्पज। क्यों किया है लैटिन को? क्योंकि एक तो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ये किसी भी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो 20-30 साल पहले इसमें वर्ड्स थे, जो अल्फाबेट्स थे, जो वर्ड थे, जो मीनिंग 20-30 साल पहले इनका था, वही आज है और वही आगे भी होगा, क्योंकि ये किसी कंट्री की लैंग्वेज है ही नहीं। तो ये सारे के सारे वर्ड के साइंटिस्ट के लिए आसान हो गया कि अगर हम ऐसी लैंग्वेज लेते हैं जिसके मीनिंग कम है और जो मीनिंग है वही है, उसमें कोई एडिशन या डिलीशन नहीं होने वाला है, तो उसको लर्न करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज है जिसको यूज किया गया है फॉर नॉमेनक्लेचर पर्पस। लैटिन लैंग्वेज में जो फर्स्ट मैंने बताया आपको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, जो कि कार्ल लिनियस ने बताया है। तो बाइनोमियल में दो नाम है, पहला जो नाम है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और जीनस को हम कहते हैं जेनेरिक एपिथेट, या तो जीनस और जेनेरिक एपिथेट, एंड द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। दो कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट है जीनस, सेकंड कंपोनेंट है स्पीशीज। जीनस को जीनस भी कहेंगे, जेनेरिक एपिथेट भी कहेंगे, और स्पीशीज को स्पीशीज या स्पेसिफिक
एपिथेट भी कह सकते हैं। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हमने इसको हाथ से लिखा है, आर सेपरेटली अंडरलाइन, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, ये बताने के लिए कि ये लैटिन लैंग्वेज है। तब हमें अंडरलाइन करने की उसको जरूरत ही नहीं है, ये बताने के लिए क्योंकि ये लैटिन ओरिजिन है। ठीक है। फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, जबकि स्पीशीज में कोई कैपिटल लेटर नहीं होगा, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे उसको पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये सारा। चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें ये यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर काफी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है मैग्नीफेरा इंडिका एंड लीनियस। तो मैग्नीफेरा क्या है, यहाँ क्योंकि ये हम स्लाइड पर पढ़ रहे हैं तो मैग्नीफेरा मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना। अगर इसी चीज को मैं हाथ से कॉपी पेन पर लिखूंगी तो नॉर्मल लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। तो ये मैग्नीफेरा इज द क्या है, पहला है ना, ये दो नेम है, वन फर्स्ट ये है एंड सेकंड ये है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ, अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट इज द जीनस नेम, मैग्नीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, देखिए यहाँ पर एम क्या है, कैपिटल है, राइट, वाइल द स्पीशीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर सी, आई यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, नेम ऑफ द author appear after the specific epithel at the end of the biological name is written in abbreviated form and in Roman language। ठीक है, अगर किसी स्पीशीज को डिफाइन किया है किसी साइंटिस्ट ने, सबसे पहले नोट किया है और उसने बताया है, तो यहाँ पर हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्पीशीज है इसको लीनियस ने बताया, तो यहाँ पर हमने लीनियस का नाम लिखा, मगर इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। इसको नॉर्मल रोमन लैंग्वेज में लिखा है, नॉट लैटिन, कोई हमने इटैलिक्स नहीं किया है, कोई अंडरलाइन नहीं किया है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो स्पीशीज है ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी, ये लीनियस ने डिस्क्राइब की थी। समझ में आ गया। पहला जो वर्ड है वो है जीनस, ठीक है, सेकंड है वो है स्पीशीज, राइट, और थर्ड है वो है नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर को हम रोमन में लिखेंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे इटैलिक्स में और किसी तरीके की इटैलिक्स फॉर्म में, या फिर जो भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये देखिए मैग्नीफेरा इंडिका जो है किसने बताया था, लीनियस ने बताया था। ठीक है, तो लीनियस कौन है, लीनियस ने सबसे पहले बताया था, तो इनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका के बाद। इसको हमने इटैलिक्स में नहीं लिखा है, इसको हमने अंडरलाइन नहीं किया है, हमें इटैलिक्स में लिखना या अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि, और एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया, तो इनका नाम यहाँ पर आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल, और उसमें केवल प्लांट या एनिमल का नाम दिया है, मींस जीनस और स्पीशीज दिया है, और दूसरी चॉइस में जीनस, स्पीशीज एंड ऑथर दिया है, तो मोर करेक्ट आपका ऑथर वाला होगा। ठीक है, मगर ऑथर का नाम रोमन में लिखा होना चाहिए, अंडरलाइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसने बताया है। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट स्लाइड इज साइंटिफिक नेम। द नेम आर गिवन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल एंड आर फॉलोड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जितने भी नेम हमने देने हैं, साइंटिस्ट जितने भी हैं, बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं, उनको देने हैं, उन्होंने कुछ रूल बुक बनाई और उस रूल को फॉलो सभी को करना पड़ेगा, जैसा हमने डिस्कस किया। तो ये 4 अलग अलग तरीके के कोड्स हैं। ICBN ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मींस ये बॉटनी के लिए है। बॉटनी का मतलब क्या हुआ, इसमें जितना भी नोमेनक्लेचर है वो प्लांट्स के बारे में होगा।
नेक्स्ट है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल है यानी कि इसमें किसके बारे में बात होनी चाहिए, इसमें नॉमेनक्लेचर है वो है एनिमल्स के बारे में। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज ICVN, इस इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। जब वायरस का नॉमेनक्लेचर होगा तो ICVN की बात होगी, इसकी रूल बुक को हमें फॉलो करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज दिस, बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहां पर बैक्टीरिया, अच्छा B 2 में आ रहा है, एक यहां भी B आ रहा है, यहां भी B आ रहा है, और क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे भाई B पहले था या B बाद में था। तो हमें ये देखना है, ये ट्रिक आप अपनाएंगे। क्या ट्रिक अपनाएंगे आप, ये ट्रिक अपनाएंगे कि जिसमें B पहले आ रहा है, जिसमें B पहले आ रहा है वो है बॉटनी और प्लांट, ठीक है, क्योंकि हमें नेकेड आई से प्लांट्स दिख जाते हैं, और जबकि हमारे को बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, तो वो बाद में आ रहा है, क्योंकि उसको हमें और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो आराम से दिख रहा है वो पहले दिख रहा है, ठीक है। तो जिसमें पहले B आ रहा है दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस कर लिया, कार्ल लिनियस है। अब टैक्सोनॉमी होती क्या है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? इट इज अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें उसको क्लासिफाई करना जरूरी है, ठीक है। जब हम उसे क्लासिफाई करेंगे, उसके कुछ करेक्टर्स हैं, उसके आधार पर उसको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो भी साइंस है इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। बायो की वो ब्रांच जिसमें कैटेगराइजेशन होगा और इसको एक नेमिंग दी जाएगी, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। हर टैक्सोन के बारे में सबसे पहले जो डिफाइन किया था और वो किया था मेयर ने। वेरियस टैक्सोन जितने भी हैं, अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, उन सभी को डिफाइन प्रॉपर तरीके से किया था मेयर साइंटिस्ट ने। सो टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है? वेरियस ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरी डिपेंड्स अपॉन देयर कॉमन कैरेक्टर। हर कैटेगरी में अपने कॉमन कैरेक्टर के आधार पर कोई भी दो इंडिविजुअल या अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन वन ग्रुप कैटेगराइज होगी, और जब वो कैटेगराइज हो जाएगी तो क्लासिफिकेशन हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम किसी ना किसी कैरेक्टर के आधार पर उसे उस पर्टिकुलर लेवल पर या कैटेगरी में रख रहे हैं। दीज ग्रुप टुगेदरली नोन एज या टुगेदरली कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हियरार्की, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड शोज टैक्सोनॉमिक हियरार्की ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखिए, जो फ्लो चार्ट है ये पूरा का पूरा ये हमारे को बता रहा है कैटेगरी। इसमें सबसे नीचे जो है ये है बेसिक यूनिट, किसी भी कैटेगरी की बेसिक यूनिट। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल जो सिमिलर होंगे वो आएंगे, एंड दैट इज नोन एज स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद अगली कैटेगरीज हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, हम लाइफ से लेकर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ, जैसे होमोसेपियंस, सेपियंस यानी कि हम लोग क्या है, होमो क्या है, ह्यूमन। होमोसेपियंस में एक सारे ह्यूमन ही है, सारे का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम इरेक्ट होकर चलते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स माइंड है, और जो भी जनरल फीचर्स हैं एक जो होमोसेपियंस में होने चाहिए वो सबके एक हैं, तो हम एक ही स्पीशीज लेवल पर हैं। तो क्या है, हमारी स्पेसिफिसिटी या सिमिलैरिटी, सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्पीशीज लेवल पर होंगे। तो जब हम डोमेन से लेकर नीचे, डोमेन देन किंगडम, क्लास, इस तरीके से नीचे आ रहे हैं, तो जो बेसिक यूनिट है वहां पर इंक्रीज स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी उस पर्टिकुलर करेक्टर की। तो सिमिलर करेक्टर इंक्रीज होंगे जब हम डोमेन से लेके नीचे की तरफ आएंगे, बेसिक यूनिट की तरफ आएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी होगी, यहाँ इससे थोड़ी कम होगी, देन थोड़ी कम होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है
इसको याद करने का, किसके बाद क्या नंबर आने वाला है, इसको याद करने का देयर इज अ फॉर्मूला। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये आप इसको याद करेंगे, आप इस लाइन को, तो आप इसको आराम से याद कर पाएंगे। डियर, कीप पॉट और डिश क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ओके, डियर, कीप पॉट और डिवीजन क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। हमने ये लाइन याद कर ली, हमारे को कैटेगराइजेशन याद हो गया। ठीक है, लाइफ तो है ही, लाइफ में सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है कैटेगरी है, वो दैट इज डोमेन, देन आपका किंगडम, उसके बाद फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, प्लांट के केस में हम फाइलम नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, जबकि एनिमल के केस में फाइलम कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट जो है स्पीशीज, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है स्लाइड पर? इट इज द लोएस्ट कैटेगरी और बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हियरार्की। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया दिस इज द बेसिक यूनिट, एज इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म लाइक शेप, साइज, बॉडी एंड जनरेटिव ऑप्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इज होमो सेपियंस। अभी हमने डिस्कस किया होमो सेपियंस, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे एक ही स्पीशीज में आते हैं क्योंकि उनके करेक्टर सारे एक हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी अलग है, लेकिन बेसिक फीचर्स सारे सेम है। हम क्लोन तो नहीं है, क्लोन होंगे वो उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी सेम होंगे, लेकिन वैसे जहाँ नाक होनी चाहिए वही है, जिस तरह बैकबोन है हमारी, हमारा ब्रेन है, हमारी उंगलियां हैं कितनी फ्लेक्सिबल है, हम इरेक्ट होके चलते हैं, वी डोंट हैव टेल। ये सारे फीचर्स जो है होमोसेपियंस या ह्यूमन में सेम है, तो हम एक स्पीशीज हो गए। अब स्पीशीज कैटेगरी में ही एक कंसेप्ट आता है जिसका कि नाम है द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। ही इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट। क्यों रिनाउंड है? क्योंकि इन्होंने बहुत इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया, बायोलॉजी की हर फील्ड पर इन्होंने टैक्सोनॉमी पे बहुत सारा काम किया, तो ही इज़ अ रिनाउंड साइंटिस्ट। तो इन्होंने स्पीशीज़ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी, और इन्होंने स्पीशीज़ की एक डेफिनेशन दी और इन्होंने कहा कि स्पीशीज़ हम उस कैटेगरी को कहेंगे या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कहेंगे जिसमें दो इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल अगर इंटरब्रीड कर रहे हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे, उसको हम स्पीशीज कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम द अदर सच ग्रुप। यानी रिप्रोडक्शन जो है वो उसी ग्रुप के अंदर हो सकता है और वो नेचुरली दूसरे ग्रुप से आइसोलेटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो वो जो ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे दैट इज अगेन फर्टाइल। अगर फर्टाइल नहीं है तो यानी कि वो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस और उस तरीके की चीजें, लेकिन नेचुरली क्या होगा, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड करें और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जन्म देंगे, उसको हम एक स्पीशीज कहेंगे। जैसे यहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है म्यूल का। म्यूल इज अ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। डंकी एंड हॉर्स दोनों की अलग अलग स्पीशीज है, हाइब्रिड तो करा दिया आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, लेकिन ये जो म्यूल पैदा हुआ ये स्टेराइल है, ये फर्टाइल नहीं है। इसमें ये दोबारा दो म्यूल इकट्ठा होके नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज उसको कहा जा रहा है जिनमें अगर दो इंडिविजुअल इंटरब्रीड करेंगे तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है पैदा करेंगे, और ये सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सेप्टेबल स्पीशीज की डेफिनेशन है जो अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी थी। अर्नेस्ट मेयर के वेरियस बायोलॉजी में बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे काम रहे, और इसीलिए उनको 3 जो बहुत ही रिनाउंड प्राइज हैं बायो के,
उनको मिले, और इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है जो इनको मिले हैं। और इनके लिए एक और बात कही जाती है कि ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी है। ठीक है, 100 साल ये जिए हैं और 100 ग्रेट साइंटिस्ट में इनका नाम है। अगर 100 ग्रेट साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाएगी तो वन ऑफ देम अर्नेस्ट मेयर रहेंगे। तो इनके इतने अचीवमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, तो ये आपको आना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए, तो ये तो रहा स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा जीनस। ठीक है, जीनस क्या है? जीनस इज द कैटेगरी प्लेस्ड जस्ट अबव द स्पीशीज एज दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, बहुत अलग अलग स्पीशीज के जो ग्रुप आएंगे वो एक जीनस में आ सकते हैं अगर उनमें कुछ क्वालिटीज सिमिलर हैं। जैसे कि जीनस पैंथेरा, जीनस पैंथेरा में लायन भी आता है और टाइगर भी आता है। ठीक है, देखिए जीनस सेम है मगर इसकी स्पीशीज अलग अलग है। यहाँ पे लियो है, यहाँ टाइगेरिस है। ठीक है, इसकी इसमें भी अगर हम डिस्कस करें तो अगर लायन और टाइगर की मीटिंग कराई जाए तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लाइगर। अगेन ये भी स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। ठीक है, तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं लेकिन ये स्टेराइल होते हैं। खैर वो स्पीशीज का टॉपिक था। यहाँ पर जीनस देखिए दोनों का सेम है, पैंथेरा। लायन और टाइगर दोनों पैंथेरा जीनस में है, इसलिए ये दोनों स्पीशीज किस जीनस में आ रहे हैं? पैंथेरा में आ रहे हैं। चलिए प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में जीनस सोलेनम में तीनों आ रहे हैं। कौन से? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम जिसे हम टोमेटो कहते हैं, सोलेनम मेलोंजेना जिसे हम एग प्लांट कहते हैं। ये तीनों जीनस सोलेनम में आ रहे हैं बिकॉज दे हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। तो उन्हें स्पीशीज अलग अलग है लेकिन और फीचर्स कॉमन है, उन्हें हमने एक ही जेनेरा में रखा हुआ है। जेनेरा के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज फैमिली। दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन व्हाट? जैसे कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनका प्लांट्स का वेजिटेशन और उनकी रिप्रोडक्टिव पैटर्न अगर सेम है तो हम उन्हें सेम फैमिली में रखेंगे। ठीक है, इसमें एज कंपेयर टू जेनेरा लेस सिमिलैरिटी होगी। अब देखिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं सिमिलैरिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज लेवल। देखिए सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा ये तीनों एक कैटेगरी में है। क्यों है? क्योंकि इनका वेजिटेशन एंड फ्लावरिंग पैटर्न सेम है। ये प्लांट की बात रही। अब एनिमल की बात करते हैं। फेलिडी फैमिली में दोनों आते हैं, पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा में आपके लायन एंड टाइगर आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। फेलिस में हमारी कैट आती है, तो कैट एंड टाइगर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों फिर इसीलिए फैमिली फेलिडी में आ जाएंगे। आफ्टर दिस नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। और यहां देखिए ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर और कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीज और फ्यू सिमिलैरिटी। स्पीशीज से लेकर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी जो सिमिलैरिटी है वो लेस कॉमन सिमिलैरिटी होती जा रही है, और ऑर्डर के लेवल पर एग्रीगेशन ऑफ करेक्टर बहुत ही कम करेक्टर मैच होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैच होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर जिसका लाइक प्लांट के केस में फ्लावर करेक्टर्स मैच होगा तो उसको हम एक ऑर्डर में रख देंगे। ऑर्डर के पीछे हमेशा एल्स लगता है बच्चों, एल्स। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसमें सोलेनेसी एंड कॉन्वोलेसी ये दोनों ही फैमिली आते हैं। कार्निवोरा एनिमल की बात करें तो कार्निवोरा जो हमारा ऑर्डर है उसमें फेलिडी एंड कैनिडी ये दोनों आते हैं। कैनिडी में हमारे कैनाइन यानी डॉग। कैनाइन के आपको पता है ना, कैनाइन में उनके कैनाइन जो टीथ है मोलर प्रीमोलर कैनाइन वो काफी बड़े होते हैं। फेलिडी में भी है, तो उनके कुछ ये पैटर्न ले लिया और इन दोनों को लेके कार्निवोरा में रख दिया। ठीक है, कार्निवोरस को एनिमल और क्या होते हैं? ये मीट ईटर होते हैं। तो कुछ करेक्टर इसमें एक दो करेक्टर मैच हो रहे हैं तो उनको हमने एक ऑर्डर में रख दिया। क्लास नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी क्लास। इट वॉज द मोस्ट जनरल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइला। फाइला के बाद
सबसे जनरल जो कैटेगरी है जस्ट नीचे फाइला की जो है वो है दैट इज क्लास। इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, जिन्हें रिलेटेड ऑर्डर है उनको सबको एक ही जगह रखते हैं, दैट इज क्लास। एज शोन इन दिस पर्टिकुलर टेबल, ऑर्डर प्राइमेट, ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला, ये तीनों के तीनों जो है एक पर्टिकुलर क्लास में है, दैट इज मेमेलिया। बिकॉज ऑल दीज थ्री ऑर्डर, ये तीनों के तीनों ऑर्डर में एक करेक्टर है, कुछ करेक्टर हैं जो कि मैमल्स के हैं और वो कॉमन है, मीन्स दे हैव एक्सटर्नल एयर एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ये करेक्टर इनमें कॉमन है, तो इसके आधार पर इन तीनों ऑर्डर्स को एक ही क्लास में रखा गया है, दैट इज योर मेमेलिया। जबकि आप देखें इनके एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट, एनिमल्स अलग अलग हैं, उनका जो खाना खाने का तरीका भी अलग है। यहाँ पे काऊ और जिराफ आ रहा है, यहाँ पे कार्निवोरस आ रहे हैं, टाइगर, कैट, डॉग, यहाँ पर देखिए मंकी आ रहा है, ठीक है। लेकिन उनमें कॉमन कैरेक्टर क्या है? उनमें मेमेलिया क्लास की कॉमन कैरेक्टर है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं और उनके एक्सटर्नल हेयर होते हैं, इसलिए वो सेम कॉमन क्लास में आ रहे हैं, दैट इज मेमेलिया। नेक्स्ट इज योर फाइलम। दिस कैटेगरी इंक्लूड क्लास विद फ्यूअर सिमिलैरिटी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? सिमिलैरिटीज कम हो रही हैं, ठीक है। तो रिलेटेड क्लास इसमें रखेंगे। अब क्लास, एक क्लास में तो पर्टिकुलर ऑर्डर के ले लिए, उसमें भी कुछ करेक्टर ले लिए। अब यहाँ पर फिर और कुछ ऐसी चीज हो जो कॉमन हो, उन सबको एक ही फाइलम में रख देते हैं। अब हम एनिमल्स की बात करें तो जो रिलेटेड क्लास है जैसे कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबीज, मैमल्स, इन सबको एक ही फाइलम में रखा हुआ है, दैट इज कॉर्डेटा। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये जितनी भी ये क्लासेस हैं हमारी, इन सब में एक प्रिमिटिव बैकबोन और नोटोकॉर्ड पाई जाती है या डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनमें कॉमन है, ये कॉमन है, इसलिए इनको हमने फाइलम कॉर्डेटा में रखा हुआ है। हमने मीन्स बायोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया है, राइट। एंड अगर चलिए प्लांट्स की बात करते हैं, जो मोनोकॉट और डाइकोट है, इनको ये रिलेटेड क्लास है। क्या है इनमें कॉमन फीचर? इनमें कॉमन फीचर ये है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको एक डिवीजन में रखा हुआ है और उस डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्मी और स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन रहा? इसमें ये कॉमन रहा कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। नेक्स्ट स्लाइड इज योर किंगडम। किंगडम क्या है? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इन द किंगडम विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस डोमेन। बहुत सारे डोमेन में डिवाइड करता है, जैसे आर्की हो गई, बैक्टीरिया हो गया, यूकैरिया हो गया। लेकिन किंगडम को अगर डोमेन ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, किंगडम तक ही आपका कैटेगराइजेशन करते हैं। लेकिन अगर आता भी है तो आपको इतना आना चाहिए। तो किंगडम हमारे 5 तरीके के हैं। कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमेलिया है। तो कॉमन कैरेक्टर्स जहां पर है वो एक, लाइक प्लांट और एनिमल डिफरेंट है, तो एनिमल के लिए हो गया किंगडम एनिमेलिया, प्लांट के लिए हो गया किंगडम प्लांटी, ठीक है। जितने भी फंगस हैं वो किस में आएगी? फंजाई में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से किंगडम का कैटेगराइजेशन होता है। तो हमें स्पीशीज से लेकर किंगडम तक सारा कैटेगराइजेशन समझ में आ गया। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, होमोसेपियंस का ही ले लेते हैं। होमोसेपियंस में देखिए स्पीशीज जो है होमोसेपियंस की वो है सेपियंस, देन जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट्स, वी आर प्राइमेट्स, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया, डोमेन यूकैरिया, ठीक है। एनिमल में हम आ रहे हैं, यूकैरियोट हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, कॉर्डेटा है मतलब हमारे बैकबोन है, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, प्राइमेट्स हैं, धीरे धीरे हमारा जो हम इरेक्ट चलते हैं, लैक ऑफ टेल है। तो ये जितने भी कॉमन कैरेक्टर हैं उसके बेसिस पर ये कैटेगरी आपकी डिवाइड हो जाती है। मैंगो का कैटेगरी भी, मैंगो की कैटेगरी डिस्कस करते हैं हम। स्पीशीज इंडिका, जीनस मैग्निफेरा, फाइलम फैमिली एनाकार्डियेसी, देन ऑर्डर सेपिडेल्स, क्लास डाइकोट, डिवीजन एंजियोस्पर्म, किंगडम प्लांटी, यूकैरिया, डोमेन यूकैरिया।
तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन हो जाता है। सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस कहाँ पर मिलेगी, इस लेवल पर मिलेगी। और फिर जैसे जैसे हम जीनस, फैमिली, ऑर्डर की तरफ जाएंगे, सिमिलैरिटी कम होती जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। इस टेबल में देखिए हम लोगों ने मैन डिस्कस कर लिया, अभी जस्ट हमने मैंगो डिस्कस कर लिया। अब आपका रह जाता है हाउस फ्लाई एंड देन वीट। हाउस फ्लाई में यहां से देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, देन क्लास क्या है, हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, इंसेक्टा, देन डिप्टीरिया, और इसकी फैमिली है मसिडी एंड देन मस्का। ठीक है, इसका पूरा नाम है मतलब जीनस एंड स्पीशीज मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, वीट का पूरा नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और यहाँ पर देखिए ट्रिटिकम अगेन बिलोंग टू विच डिवीजन, एंजियोस्पर्म, सीड बियरिंग है, मोनोकॉट है, क्योंकि इसका एक मोनोकॉट डाइकोट में क्या फर्क है, एक जो सीड है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये मोनोकॉट है। पोएल्स है, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद करने हैं। कुछ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं वो आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? टैक्सोनॉमिक एड्स है कुछ ऐसी सैंपल्स, कुछ ऐसी चीजें जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, या तो उसी एनवायरनमेंट में या लाके लेबोरेटरी में, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें, उनको जान सकें, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकें। तो टैक्सोनॉमिक एड क्या करता है, इट एक्चुअली हेल्प अस इन द स्टडी of knowing our bioresources and are also useful for agriculture, forestry and industry. It is used in both field as well as laboratory. There are various kind of taxonomic aids that are used by the taxonomist that help them in identification, nomenclature and classification of a organism. ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। अब है कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है दैट इज हर्बेरिया। हर्बेरिया आप सब लोगों ने 10th क्लास में, 12th क्लास में बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी लीफ को, उनके फ्लावर को प्रिजर्व पहले ड्राई करेंगे, देन जैसे कॉपी के बीच में लगा नहीं देते थे, रोज लगा देते थे या कोई और तरीके की लीफ, तो उसका वेरिएशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उनको सुखा के प्रेस करके एक फाइल में एक सिस्टमेटिक वे में लगाना, और फिर उसके राइट कॉर्नर में अकॉर्डिंग टू जो रूल बुक में लिखा हुआ है उसका साइंटिफिक नेम लिखना, उसका वेरिएशन का पैटर्न लिखना एक सिस्टम से, उसको हर्बेरिया कहते हैं, जिसमें हम प्लांट को एक सिस्टमेटिक वे में लगाते हैं। नेक्स्ट इज योर बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन में इन शिटू, यानी जहां पर वो हमने गार्डन बनाया है वहीं की वहीं उनको उखाड़ के, जैसे हर्बेरिया में तो हम लेकर आए हैं पत्ता, हमने लीफ वहां से तोड़ी और अपनी कॉपी में उसको सुखाया और उसके बाद फाइल में चिपका लिया। ठीक है, यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में वहीं पर जहां पर वो है इन शिटू फॉर्म में ही उसको, उसकी नेमिंग की जाएगी, वेरियस काइंड ऑफ वेराइटी वहां पर लगाई जाएगी, उसके बारे में उसका क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा। ठीक है, वहीं पर उसको प्रिजर्व करना, मेंटेन करना। थर्ड टाइप इज योर म्यूजियम। म्यूजियम में डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, लाइक आपने 10th और 12th में देखा होगा कि आप जब लेबोरेटरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको कॉकरोच हो गया, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इसके बहुत सारे सैंपल्स, और भी लोअर एनिमल्स के बहुत सारे सैंपल्स एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में जार में रखे हुए दिखाई देते हैं, तो उसे म्यूजियम का हम नाम दे सकते हैं। और अगर हम बड़े म्यूजियम की बात करें तो बड़े बड़े म्यूजियम में तो जितने भी स्केलेटन सिस्टम है उनके अंदर पफिंग करके उनके ऊपर उसकी आर्टिफिशियल घास जो लगा के उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, और उसकी सारी की सारी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और बाकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में डिस्क्राइब जो किया जाता है वो म्यूजियम में होता है। ठीक है, आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट आया जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क इज जस्ट जू में जहाँ पर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को उनके ही जैसा एनवायरनमेंट, जैसा वो जंगल में उनके पास होता था वहाँ पर उनको प्रोवाइड करना। ह्यूमन केयर, ह्यूमन का लुक आफ्टर तो उन पर रहेगा ही कुछ लोगों का, लेकिन उनको वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो ये भी इनिशिएटिव हो गया, उसी जगह पर उन वाइल्ड एनिमल्स को की देखरेख की जा रही है और उनको
प्रिजर्व किया जा रहा है, उनको समझा जा रहा है। प्रिजर्व इज नॉट द राइट टर्म, उनको रखा जा रहा है और उनको मेंटेन किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज द कीज। कीज पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। कीज का जो कैटेगराइजेशन का तरीका है दैट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अपोजिट दो जो चीज़ें हैं उनके बेसिस पर अगर हम कैटेगरी करेंगे तो वो कीज में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सिमिलैरिटी है और यहाँ डिसिमिलैरिटी है, उसके बेस पर अगर हम कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कपलेट। और कपलेट मतलब या तो उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है या तो नहीं है, इसके बेसिस पर अगर किसी चीज़ की कैटेगराइजेशन करना है। और इंडिविजुअली इनको बोलेंगे हम लीड, ये भी एक लीड है और डिसिमिलैरिटी भी एक लीड है। इसके बेसिस पर अगर जिस चीज़ का क्लासिफिकेशन करना होगा, करेक्टराइज करना होगा, तो वो होता है कीज। ठीक है, इन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को जब हमने साथ में डिस्कस करना है तो वो है कपलेट। और जब एक एक करेक्टर को या तो सिमिलैरिटी को या डिसिमिलैरिटी को देखना है तो उसे हम बोलेंगे लीड। इस लीड के बेसिस पर हम इसको ये कैटेगरी दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप अगले लेक्चर में आफ्टर सम ब्रेक।